गुड मॉर्निंग बच्चों। GDBMM सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम ऑनलाइन क्लास में आज कक्षा 7 की सामाजिक और राजनीतिक जीवन सेकंड इसका अध्ययन करेंगे और इसमें हमारा चैप्टर 2 स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, यानी स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए व्यक्ति का और इसमें सरकार की क्या भूमिका है, ये हमारा सेकंड लेसन है और इसका हम अध्ययन करेंगे। देखो, लोकतंत्र में लोगों की यह अपेक्षा रहती है कि सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करें। किसमें? लोकतंत्र में। जो लोकतंत्र है उसमें लोग यह अपेक्षा रखते हैं, यह इच्छा रखते हैं सरकार से कि उनके कल्याण के लिए क्या हो, कार्य हो। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्रदान करने एवं गृह निर्माण, सड़कों के विकास तथा बिजली आदि उपलब्ध कराने के माध्यम से हो सकता है। और इसका माध्यम क्या हो सकता है? लोगों के कल्याण के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्रदान यानी रोजगार देना और गृह निर्माण, घर का निर्माण करना, सड़कों का विकास करना तथा बिजली, ये सारा उपलब्ध करा सकता है। कौन? सरकार करा सकती है। इस अध्याय में हम स्वास्थ्य के अर्थ और उससे संबंधित समस्याओं को जांचेंगे। यानी ये जो लेसन है इसमें हम स्वास्थ्य का अर्थ जानेंगे और उससे संबंधित जो भी समस्याएं होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इस अध्याय के उपशीर्षकों को देखिए, आपके विचार में यह विषय सरकार के काम से किस प्रकार जुड़ा हुआ है। यानी इसका जो लेसन का नाम है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, ये हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो स्वास्थ्य है वो सरकार से किस तरह से जुड़ा हुआ है। स्वास्थ्य क्या है? पहला पॉइंट है स्वास्थ्य क्या है। स्वास्थ्य के बारे में हम अनेक प्रकार की सोच सकते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ है हमारा बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना। यानी स्वास्थ्य क्या होता है? हम बीमारियों से दूर रहें और चोट से मुक्त रहें और हमारा स्वास्थ्य क्या रहे? बिल्कुल नॉर्मल रहे, अच्छा रहे। लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है। आपने उपयुक्त कॉलेज में से केवल कुछ स्थितियों को ही स्वास्थ्य से जोड़कर देखा होगा। प्राय हम ध्यान नहीं देते हैं कि उपयुक्त हर स्थिति का संबंध स्वास्थ्य से है। यानी हम ये देखेंगे कि इस लेसन में एक सिर्फ व्यक्ति का स्वस्थ रहना ही स्वास्थ्य नहीं है। इसके अलावा जो भी स्वास्थ्य से संबंध स्थिति जो होती है, जो भी बीमारी होती है, उसके अलावा उसके जो कारण होते हैं वो भी इसमें विचार करने के लिए क्या है? आवश्यक है। जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए, यदि लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले तो वे सामान्यतः स्वस्थ रहेंगे। क्या कारण है? इस पर हमें विचार करेंगे कि देखो, इसका एग्जाम्पल देखो, पीने के लिए स्वच्छ पानी होना चाहिए और प्रदूषण मुक्त वातावरण होना चाहिए तो सामान्यतः स्वस्थ रहेंगे। तो हम स्वस्थ किस प्रकार से रहेंगे? हमारे जो पीने का पानी है वो स्वच्छ होना चाहिए और जो प्रदूषण युक्त वातावरण है वो भी क्या होना चाहिए? बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, तो ही हम क्या रहेंगे? स्वस्थ रहेंगे। दूसरी ओर, यदि लोगों को भरपेट भोजन न मिले अथवा उन्हें घुटन भरी अवस्था में रहना पड़े तो उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक है। और इसके अलावा कौन सा कारण है कि भरपेट अगर भोजन नहीं मिलता है तो व्यक्ति कई प्रकार की बीमारियों से क्या हो जाता है? ग्रस्त हो जाता है। इसके अलावा घुटन भरी जो अवस्था होती है उसमें पड़े रहना भी एक बीमारी होने की क्या है? संभावना होती है। हम सब चाहते हैं कि हम जो भी कार्य करें चुस्ती से और ऊंचे मनोबल के साथ करें। चुस्त और अकर्मण्य रहना, चिंताग्रस्त होना और लंबे समय तक डरे सहमे रहना स्वस्थ जीवन के लक्षण नहीं है। हम सबको तनाव मुक्त और प्रसन्न रहना चाहिए।
हमारे जीवन के ये सभी पहलू स्वास्थ्य के क्या हैं, हिस्से हैं। कौन से हिस्से हैं? हमें सुस्त रहना चाहिए, हमें अक्रमण्य नहीं रहना चाहिए, हमें चिंताग्रस्त नहीं होना चाहिए और हमें लंबे समय तक डरे रहना या समय रहना भी हमारा क्या है, अस्वस्थ जीवन के क्या है, लक्षण है। हम सबको तनाव मुक्त और प्रसन्न रहना चाहिए। हमारे जीवन के ये सभी पहलू क्या है, स्वास्थ्य के हिस्से हैं। अब देखो भारत में स्वास्थ्य सेवाएं, कि भारत में स्वास्थ्य सेवाएं कौन कौन सी है, सरकार कौन कौन सी सेवाएं दे रहे हैं। आइए भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के कुछ पहलुओं का परीक्षण करें। यहाँ दी गई तालिका के प्रथम तथा द्वितीय स्तंभों में दिखाई गई स्थितियों की तुलना कीजिए। यानी ये नीचे जो ये दिया हुआ है सारणी, इसमें प्रथम और द्वितीय दो तरह की सारणी है। तो इसमें क्या दिखाई देता है, देखो संसार भर में भारत में सर्वाधिक चिकित्सक महाविद्यालय हैं और यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। लगभग हर वर्ष 15,000 नए डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं। यानी यहाँ संसार में बहुत सारे डॉक्टर बनाए जाते हैं, बहुत सारे यहाँ महाविद्यालय हैं और कितने डॉक्टर हमारे भारत में तैयार होते हैं, हर साल कम से कम 15,000 डॉक्टर तैयार होते हैं। भारत के अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में बसते हैं। ग्रामवासियों को डॉक्टर तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टरों की संख्या काफ़ी कम है। यानी डॉक्टर तो हमारे हर साल कितने बनते हैं, 15,000 बनते हैं, लेकिन ये जो डॉक्टर है वो ज़्यादातर कहाँ रहते हैं, शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। इस कारण से गांव के अंदर इनकी जनसंख्या डॉक्टरों की क्या है, बहुत कम है। अब दूसरा देखो, पिछले वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा में काफ़ी वृद्धि हुई। सन 1950 में भारत में केवल 2,717 अस्पताल थे। सन 1991 में 11,174 अस्पताल थे और सन 2000 में यह संख्या बढ़कर 18,218 हो गई। यानी हमारी जो सुविधाएं थी, स्वास्थ्य सुविधाएं थी, अस्पताल जो थे वो 1950 में कितने थे, ओनली 2,717 थे। फिर 1991 में बढ़कर इनकी संख्या 11,174 हो गई और 2000 में तो ये बढ़कर 18,218 हो गई। भारत में करीब 5 लाख लोग प्रति वर्ष तपेदिक यानी टीबी से मर जाते हैं। तपेदिक जो होता है ना, उसका दूसरा नाम क्या है, टीबी। स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हर वर्ष मलेरिया के लगभग 20 लाख मामलों की रिपोर्ट प्राप्त होती है और यह संख्या कम नहीं हो रही है। अब देखो भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में इलाज कराने हेतु चिकित्सा पर्यटक आते हैं। यानी चिकित्सा पर्यटक जो दूसरे देश से अपने देश में आते हैं वो सब पर्यटक होते हैं। चाहे घूमने के लिए आओ, चाहे किसी कार्य के लिए आओ, चाहे इलाज के लिए आओ, वो पर्यटक माने जाते हैं। वे उपचार के लिए भारत के कुछ ऐसे अस्पतालों में आते हैं जिनकी तुलना संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों से की जा सकती है। हम सबको पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। संचारणीय बीमारियां पानी के द्वारा एक से दूसरे को लगती है। संचारणीय यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जो बीमारी लगती है, जिसका संचारण होता रहता है। इन बीमारियों में से 21% जल जनित होती है, जैसे हैजा, पेट के कीड़े और हेपेटाइटिस। ये जो बीमारियां ये पानी के द्वारा होती है और हमारे भारत में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पानी की कमी है या पानी में फ्लोराइड पाया जाता है या फिर गंदा पानी पीने के लिए लोगों को मजबूर होना पड़ता है। भारत विश्व का दवाइयाँ निर्मित करने वाला तीसरा बड़ा देश है और हमारा जो भारत देश है वो विश्व का तीसरा स्थान सबसे अधिक दवाइयाँ निर्मित करने वाला देश है और यहाँ से भारी मात्रा में दवाइयों का निर्यात होता है। भारत के समस्त बच्चों में से आधों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता और ये अल्प पोषण के शिकार रहते
है। यानी भारत के अंदर दवाएं तो बहुत बनती है, लेकिन जो बच्चे हैं गरीब लोगों को, उनको अल्पाहार मिलता है और वो अल्प पोषण के शिकार होते रहते हैं। बीमारियों से बचाव और उनके उपचार के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, जैसे स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, परीक्षणों के लिए प्रयोगशालाएं, एम्बुलेंस की सुविधा, ब्लड बैंक आदि, जो मरीजों को आवश्यक सेवा और देखभाल उपलब्ध करा सके। यानी जो व्यक्ति बीमार है, बीमारी से बचाव के लिए क्या क्या चाहिए? स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र जो डिस्पेंसरी होती है वो चाहिए, अस्पताल जिसमें उनका परीक्षण किया जाता है वह प्रयोगशालाएं, एम्बुलेंस की सुविधा होनी चाहिए और ब्लड बैंक भी होना चाहिए, जो मरीजों की आवश्यक सेवा और देखभाल उपलब्ध करा सके। ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था को चलाने के लिए हमें स्वास्थ्य सेवकों, नर्सों, योग्य डॉक्टरों तथा अन्य विशेषज्ञों की क्या है ज़रूरत है, जो परामर्श दे सकें, रोग की पहचान कर सकें और इलाज कर सकें। मरीजों के इलाज के लिए हमें आवश्यक दवाइयाँ व उपकरण भी चाहिए। जब हम बीमार होते हैं तो अपने इलाज के लिए हमें इन सुविधाओं की ज़रूरत पड़ती। भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाने और अस्पताल हैं। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी उपलब्ध है। ये ऐसे चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र हैं जिन्हें सरकार चलाती है। सरकार अपनी जनसंख्या के एक बड़े भाग की देखभाल करने में समर्थ है, जो सैकड़ों और हजारों गांवों में फैली हुई है। इस विषय पर हम बाद में अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही चिकित्सा विज्ञान में बहुत असाधारण प्रगति हुई है, जिसके चलते देश में इलाज की नई तकनीकें और विधियां उपलब्ध हैं। यानी ये जो देखभाल करने में समर्थ है और सैकड़ों और हजारों गांवों में फैली हुई है, और जो चिकित्सा विज्ञान है वो असाधारण प्रगति कर रहा है, और इसके चलते हुए देश में इलाज की नई तकनीक और नई विधियां उपलब्ध हो रही है। फिर भी दूसरा स्तंभ दिखाता है कि हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति कितनी खराब है। उपयुक्त सकारात्मक विकास के बाद भी हम जनता की उचित स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। यह विरोधाभासजनक स्थिति है जो हमारी अपेक्षाओं के विपरीत है। हमारे देश के पास पैसा है, ज्ञान है और अनुभवी व्यक्ति है, फिर भी हम सबको आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। हम इस अध्याय में इसके कुछ कारणों को जानेंगे कि हमारे पास स्वास्थ्य सेवाएं बहुत है, तकनीकी और नई नई विधियां भी हैं, लेकिन उनके पास ज्ञान भी है, अनुभवी व्यक्ति भी है और अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं भी है, फिर भी हम असमर्थ हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो डॉक्टर है वो शहरों में रहते हैं या विदेशों में चले जाते हैं। अब देखो, एक हाकिम शेख है, उसकी कहानी पढ़ो। हाकिम शेख पश्चिमी बंग खेत मजदूर समिति के एक सदस्य थे, जो पश्चिमी बंगाल में खेतिहार मजदूरों का एक संगठन है। 1992 में एक शाम को चलती ट्रेन से गिर गए और उन्हें सिर से गंभीर चोटें आई। यानी सिर के अंदर, वो खेतिहार मजदूर थे और 1992 में एक शाम को चलती ट्रेन से वो क्या हो गए, गिर गए और उनके सिर पर क्या आई, गंभीर चोट आई। उनकी हालत बहुत नाजुक थी और उन्हें तुरंत इलाज की आवश्यकता थी। उन्हें कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उन्हें भर्ती करने से मना कर दिया गया क्योंकि यहाँ कोई बिस्तर खाली नहीं था। दूसरे अस्पताल में आवश्यक सुविधाएं या उनके इलाज के लिए ज़रूरी विशेषज्ञ नहीं थे। यानी कलकत्ता में ले गए, एक अस्पताल में तो कोई भी बेड उनके लिए खाली नहीं था, और दूसरे अस्पताल में लेके गए, वहाँ उस मतलब सिर में चोट लगने के विशेषज्ञ नहीं थे। इस प्रकार अत्यंत गंभीर हालत में उन्हें 14 घंटे के अंदर 8 सरकारी अस्पतालों में ले जाया गया, किंतु किसी ने भी उन्हें भर्ती नहीं किया।
यानी लास्ट में उनकी हालत को देखते हुए उनकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर थी और उन्हें 14 घंटे के अंदर कितने सरकारी अस्पतालों में ले जाया गया? 8 सरकारी अस्पतालों में ले जाया गया, लेकिन किसी ने भी उन्हें भर्ती नहीं किया। अंत में उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इनका इलाज किया गया। निजी यानी प्राइवेट जो होते हैं उनमें, और इनका इलाज कराया गया। उन्होंने अपने इलाज पर बहुत पैसा खर्च किया। जिन अस्पतालों में उन्हें भर्ती करने से इनकार कर दिया था, उनके उपेक्षापूर्ण रवैये से नाराज और सुस्त होकर हाकिम शेख एमपीबी के एमएस ने कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। अब देखो आगे, ये जो कहानी दी हुई है इसको आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। इसमें क्या क्या है, इसमें कोई मतलब वही हॉस्पिटल के बारे में, अस्पताल के बारे में, मरीज के बारे में, ये सारी बातें हैं कि क्या क्या हो रहा है, ठीक है। अब देखो, सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं। सार्वजनिक सबके लिए, निजी प्राइवेट सेवाएं क्या क्या होती है देखो। उपयुक्त कहानी में आप समझ गए होंगे कि हम स्वास्थ्य सेवाओं को 2 भागों में बांट सकते हैं। यानी हमने उपयुक्त कहानी देखी और क्या देखा उसमें, गवर्नमेंट और प्राइवेट, ये दोनों चीज़ें देखी। तो इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं जो सरकारी होते हैं, एक निजी स्वास्थ्य सेवाएं जो प्राइवेट होते हैं। तो पहले देखो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य केंद्रों व अस्पतालों की एक श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। ये केंद्र व अस्पताल आपस में जुड़े हुए हैं, जिससे ये शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों की सुविधाएं प्रदान करते हैं और सभी बीमारियों, साधारण से लेकर विशेष देखभाल की जरूरत वाली बीमारियों का इलाज प्रदान करते हैं। यानी जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसमें केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र और अस्पताल दोनों एक श्रृंखला में जुड़े हुए हैं और सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं, और इसमें शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सुविधाएं प्रदान की जाती है, और ये विशेष देखभाल के लिए और ज़रूरत वाली बीमारियों के लिए इलाज करता है। ग्राम के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है, जहां प्राय एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहता है। इन्हें सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है और वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की देखरेख में कार्य करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा केंद्र कई गांवों की ज़रूरतों को पूरा करता है। जिला स्तर पर जिला अस्पताल होता है जो इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख करता है। बड़े शहरों में कई सरकारी अस्पताल होते हैं, जैसे एक वह था जिसमें अमन को ले जाया गया था, और ऐसे भी विशिष्ट सरकारी अस्पताल हैं जिनका जिक्र हाकिम शेख की कहानी में भी हुआ था। यानी सरकार द्वारा चलाया जाता है, गाँव के अंदर भी चलाया जाता है, और गाँव का जो अस्पताल होता है उसमें एक नर्स होती है और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक होता है। इसके ऊपर होता है जिलों के अंदर, और वो उसकी देखभाल करता है। और हमने पीछे पढ़ा था अमन और हाकिम शेख की कहानी, तो उससे पता चल जाता है कि जो सार्वजनिक सरकारी अस्पताल है उनकी व्यवस्था कैसी है और प्राइवेट अस्पतालों की व्यवस्था कैसी है। इस स्वास्थ्य सेवा को कई कारणों से सार्वजनिक कहा जाता है। सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए ये अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए हैं। इन सेवाओं को चलाने के लिए धन उस पैसे से आता है जो लोग सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं, इसलिए ये सुविधाएं सबके लिए हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसका उद्देश्य अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क या बहुत कम कीमत पर देता है, जिसमें गरीब लोग भी इलाज करा सकें। स्वास्थ्य सेवाओं का अन्य महत्वपूर्ण कार्य है बीमारियां जैसे टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस्त लगना, हैजा, चिकनगुनिया आदि को फैलने से रोकना।
इसकी व्यवस्था सरकार को लोगों के सहयोग से करनी है, अन्यथा यह असफल हो जाएगी। उदाहरण के लिए, मच्छरों को पैदा होने से रोकने के अभियान को सफल बनाने के लिए यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि क्षेत्र के सभी लोग अपने कूलरों व घर की छतों आदि पर पानी एकत्रित न होने दें। यानी जो मलेरिया है वो मच्छरों से फैलती है, और इसके लिए सरकार को क्या कदम उठाने पड़ेंगे कि जिस क्षेत्र के लोग अपने कूलर और घरों की छतों पर पानी एकत्रित करते हैं, उनको समझाना पड़ेगा कि पानी इकट्ठा होने से मच्छर पैदा होते हैं और मच्छरों से कई प्रकार की हानिकारक बीमारियां होती है। हाकिम शेख के प्रकरण को पुनः याद करिए। क्या आप जानना चाहेंगे कि उनके मामलों में कोर्ट क्या निर्णय दिया? हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित को सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी है। अदालत ने कहा कि हाकिम शेख को जिन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा, उसमें उनकी जान भी जा सकती थी। यदि कोई अस्पताल समय पर व्यक्ति को इलाज नहीं प्रदान कर पाता है, तो उसका तात्पर्य है कि उसे जीवन की सुरक्षा नहीं दी जा रही है। अदालत ने यह भी कहा कि सरकार का कर्तव्य है कि वह मरीजों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं दे, जिसमें आकस्मिक इलाज की सुविधाएं भी सम्मिलित हो। अस्पताल और उनके स्वास्थ्य संबंधी कर्मचारियों को आवश्यक इलाज प्रदान करने की हिस्सेदारी पूरी करनी चाहिए। कई सरकारी अस्पतालों ने हाकिम शेख का इलाज करने से मना कर दिया था, इसलिए अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि वह हाकिम शेख द्वारा इलाज पर व्यय किए गए पूरे खर्च का क्या करे, भुगतान करें। निजी स्वास्थ्य सेवाएं। हमारे देश में कई तरह के निजी स्वास्थ्य सेवाएं पाई जाती हैं। बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी दवाखाने चलाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी मिल जाते हैं, यानी निजी स्वास्थ्य सेवाएं। पहले हमने क्या पढ़ा था? सार्वजनिक। अब है निजी स्वास्थ्य सेवाएं। इसमें क्या होता है? देखो, बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी दवाखाने चलाते हैं, यानी प्राइवेट चलाते हैं, डिस्पेंसरी चलाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी मिल जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं, जिनमें से बहुत से विशेषज्ञ की सेवाएं प्रदान करते हैं। निजी रूप से चलाए जा रहे अस्पताल व नर्सिंग होम भी हैं। काफ़ी संख्या में प्रयोगशालाएं हैं जो प्रशिक्षण करती है और विशिष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराती है। कैसे? जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड आदि। ऐसी दुकानें भी हैं जहां से हम दवाएं भी खरीद सकते हैं। दुकानें कौन सी? प्राइवेट जो दुकानें होती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हम अगर सरकारी अस्पताल में जा रहे हैं तो हमें दवाएं वहीं सरकारी अस्पताल के अंदर ही मिलती है, और अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हैं, निजी में जा रहे हैं, तो हमें दवाएं बाहर प्राइवेट दुकान से ही खरीदनी पड़ती है। जैसा कि इनके नाम से ज्ञात होता है, निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का स्वामित्व अथवा नियंत्रण नहीं होता। जो निजी हॉस्पिटल है वो स्वयं व्यक्ति का होता है, इसमें कोई भी सरकार का स्वामित्व या कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विपरीत इन निजी स्वास्थ्य सेवाओं में मरीजों को हर सेवा के लिए बहुत धन व्यय करना पड़ता है। आज निजी स्वास्थ्य सेवाएं चारों ओर दिखाई देती हैं। अब तो बड़ी बड़ी कंपनियां अस्पताल भी चलाती हैं। कुछ कंपनियां दवाओं को बनाने और बेचने में भी लगी हुई हैं। शहरों के कोने कोने में दवाओं की दुकानें देखी जा सकती है। अब देखो बच्चों, आगे स्वास्थ्य सेवा और समानता। क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध है? यानी स्वास्थ्य सेवा सबके लिए समान होती है या सबके लिए ये सेवाएं उपलब्ध हैं? तो देखो, हम भारत में ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां निजी सेवाएं तो बढ़ रही है परंतु सार्वजनिक नहीं।
ऐसी दशा में लोगों को मुख्यतः निजी सेवाएं ही उपलब्ध हो पाती है। ये शहरी क्षेत्रों में केंद्रित है, यानी जो निजी सेवाएं हैं वो सिर्फ शहरों में ही है। इन सेवाओं का मूल्य भी अपेक्षाकृत अधिक रहता है और जो सरकारी अस्पताल हैं उनसे ज़्यादा इन सेवाओं का मूल्य, यानी यहाँ ज़्यादा पैसे लगते हैं। दवाएं महंगी होती है, बहुत से लोग उन्हें खरीदने में समर्थ नहीं होते हैं और इसलिए जब परिवार में बीमारी होती है तो उन्हें ऋण लेना पड़ता है, यानी उधार पैसे लेने पड़ते हैं, ब्याज पे पैसे लेने पड़ते हैं, क्योंकि जो निजी अस्पताल है वहाँ ट्रीटमेंट जो होता है वो बहुत महंगा होता है। कुछ निजी सेवाएं अधिक कमाने के लिए प्राय ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित करती है जो सही नहीं है। कई बार सस्ते तरीके उपलब्ध होने पर भी उनके प्रयोग नहीं किए जा सकते। उदाहरण के लिए प्राय देखा जाता है कि कुछ चिकित्सक ज़रूरत से ज़्यादा दवाइयाँ, इंजेक्शन या सेलेलाइन आदि की सलाह देते हैं, जबकि साधारण इलाज भी पर्याप्त हो सकता है। कई बार क्या होता है, चिकित्सक लालची होता है, डॉक्टर जो होता है वो लालची होता है, बहुत अधिक ज़्यादा दवाइयाँ देता है, इंजेक्शन देता है, तो इस कारण से वो इलाज साधारण नहीं होता, उसमें बहुत अधिक पैसे लगते हैं और उन पैसों के कारण उनको ब्याज लेना पड़ता है। तथ्य यह है कि जनसंख्या के 20% लोग ही बीमारी के दौरान आवश्यक दवाइयों को खरीदने में सक्षम होते हैं। वे लोग भी जिन्हें हम गरीब नहीं समझते, दवा संबंधी खर्चों को उठाने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। ऐसे नहीं है कि गरीब व्यक्ति नहीं खरीद सकता है, मीडियम परिवार के जो लोग हैं वो भी इतनी महंगी दवाइयाँ नहीं खरीद सकते हैं। एक अध्ययन में यह पाया गया कि जो लोग अस्पताल में किसी बीमारी या चोट लगने के कारण भर्ती होते हैं उनमें से 40% लोग खर्चों का भुगतान करने के लिए पैसे उधार लेते हैं या अपनी कुछ संपत्ति भी बेचते हैं। क्या होता है इसमें कि जो लोग अस्पताल में किसी बीमारी या चोट लगने के कारण भर्ती होते हैं तो उन्हें 40% लोग तो खर्चे के भुगतान के लिए पैसे उधार लेंगे या अपनी संपत्ति को बेचेंगे, अगर वो प्राइवेट के अंदर अपना इलाज कराना चाहते हैं तो। गरीब लोगों के लिए परिवार में हर बीमारी चिंता और मुसीबत का कारण बन जाती है। इससे भी बड़ी बात यह है कि ऐसी स्थिति बार बार आती है। गरीब लोग पहले ही पोषण की कमी का शिकार होते हैं। ये परिवार उतना भोजन नहीं खाते जितना उन्हें खाना चाहिए। उन्हें जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं जैसे पीने का पानी, घर के लिए पर्याप्त जगह, साफ वातावरण तक उपलब्ध नहीं हो पाता है और इसीलिए उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक रहती है। बीमारी पर होने वाले खर्चे से उनकी हालत और ख़राब हो जाती है। कभी कभी केवल पैसा ही लोगों को बेहतर इलाज में बाधक नहीं होता। उदाहरण के लिए महिलाओं को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता है। कई आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र कम हैं और वे भी अच्छी तरह नहीं चलाए जाते हैं। वहाँ निजी स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध नहीं है। यानी इसमें क्या है, जो महिलाएं हैं वो तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाती है या उनको ले जाया नहीं जाता है। कई जगह जो आदिवासी क्षेत्र है उनके जो स्वास्थ्य केंद्र है वो वहाँ बहुत कम मात्रा में हमें मिलेंगे। इस कारण से वहाँ बीमारियाँ अधिक बढ़ती है और जो निजी स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो वहाँ पे उपलब्ध नहीं होती है, आदिवासी जो हैं वहाँ पर। तो ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट है क्या किया जा सकता है, हम अगले वीडियो में करेंगे। इसमें इतना ही, अगले में हम इसका ये जो लेसन है ये कंप्लीट हो जाएगा और इसके क्वेश्चन आंसर भी मैं करवा दूँगी। ठीक है, ओके बच्चों।